नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं ब्लॉक पलना के प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू सिंह। आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के खास करके भाजपा पार्टी के एक ऐसे तेज तर्रार युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अनुराग सिंह की खासियत ये है कि ये चाहे ग्रामीण स्तर की बात हो, क्योंकि ग्रामीण जीवन से, ग्रामीण राजनीति से जुड़े रहे हैं, छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, जिले स्तर की बात हो, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर की बात हो, हर मुद्दे पर खुल करके बात करते हैं और एक सीधा सादा सटीक जवाब देते हैं। और जिसकी पत्रकारों में खास करके चर्चा होती है कि अगर कोई पत्रकार अनुराग सिंह से अगर बात करता है तो बहुत सोच समझ करके और बड़े नपे तुले शब्दों में बात करना पड़ता है, क्योंकि और नेताओं से बात करो कुछ तो जवाब कुछ देते हैं। ये अनुराग सिंह की ये खासियत नहीं है। उनकी खासियत ये है कि बहुत नपे तुले, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षित हैं, इसलिए हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। आइए हम जानते हैं कि पलहना ब्लॉक का जो विकास है, इनके आने से किस तरह से परिवर्तन हुआ है उसमें, और इनके पहले किस तरह की हालत थी पलहना विकास खंड की। दूसरा ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि वहां पर अनुराग सिंह अगर चले जाते हैं तो वो एक तरह से सुलट जाता है, या तो फिर बहुत चर्चा में आ जाता है। चर्चा में इसलिए कि खास करके ब्लॉक स्तर पर जो आमतौर पर काम ना होने का अधिकारियों द्वारा या दूसरे विभाग द्वारा जो शिकायतें होती हैं, तो उन सारे मुद्दों पर अनुराग सिंह एकदम स्पष्ट और सीधा और तुरंत एक्शन लेने वाले स्थानीय नेता के रूप में जाने जाते हैं। आइए हम जानते हैं। अनुराग भाई, 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। 18 न्यूज को और 18 न्यूज के श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि इस समय आपके ब्लॉक की क्या स्थिति है विकास की, और क्या चल रहा है, नया क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके समर्थित प्रत्याशी की ओर से लड़े और जीते, निश्चित ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। राजनीति परिवार में कोई हो, किसी भी परिवेश में हो, जन सेवा प्रथम भाव होना चाहिए था। जो आपने संक्षेप में मेरी प्रशंसा की, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मैं उतना अपने आप को लायक नहीं समझता। जब तक यहाँ का जन अंतिम सीढ़ी पे खड़ा व्यक्ति अपने आप को सुखी ना मानने लगे, तब तक मेरा दायित्व चलता रहेगा और अंतिम खून के कतरे तक चलता रहेगा। जो पलहना ब्लॉक की स्थिति की बात है, पलहना ब्लॉक की पुरानी स्थिति के बारे में बहुत बात करना राजनीति से रिलेटेड हो जाएगा। हम आगे जो कर रहे हैं, प्रथम सकारात्मक रूप से उस पे आते हैं। हम आगे प्रयास कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि का कार्य भी होता है मैं वही कर रहा हूं, कुछ विशेष नहीं, अपने प्रयास में 100% अपना देने का। जो जन के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी व्यवस्था है, जो पैसा आया, अगर आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है तो निश्चित ही वह पैसा परिपूर्ण और पूरी व्यवस्था को एक बार चेंज करने के लिए नहीं है। जनप्रतिनिधिगण अपने जनप्रतिनिधिगणों के नीचे जो वीडीसीज हैं, प्रधानों हैं, उनसे सामंजस्य बैठा के अधिकारियों के संग बैठ के एक संरचना बनाते हैं कि क्या चीज प्राथमिकता से होनी चाहिए। अब प्राथमिकता में ये निधि के विशेष की बात आ गई, मनरेगा की बात आ गई, जो कि विकास कार्यों में बहुत अच्छा पलना चल रहा है अभी के, जो मेरा विश्वास है। और जो हमारे प्रधान साथी और बाकी परिवार बढ़ा है तो थोड़ी बहुत खटपट या कहीं नुकसान, लेकिन उसको परसेंटेज के माध्यम से देखा जाए तो पलना बहुत अच्छा चल रहा है। विकासखंड 22 विकासखंड एक अच्छी स्थिति में है और अच्छे विकास की पद्धति में है, और लोगों में विश्वास बढ़ा है कि कोई जब ब्लॉक प्रमुख हो या जनप्रतिनिधि हो, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, माननीय योगी जी के राज्य में, यह विश्वास बढ़ा है कि हमारी बात सुनी जाएगी। चाहे वो एक ऐप से जन सुनवाई की बात हो या डीबीटी से बात हो, काफी बड़ा लंबा स्वरूप हो जाएगा जब सरकार के कार्यों की बात होगी। हम लोग संक्षेप में आते हैं। जैसा कि आपने पलना विकासखंड की बात की, तो मुझे जो मूल उद्देश्य लगा कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा, जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए शिक्षा ही मेन हथियार है, तो उसके लिए अगर हम कुछ कर पाए, अपने धन को, जो आया हुआ है सरकारी धन, उसको संचित करके सही जगह दे पाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक प्राथमिक काम करने की आवश्यकता समझी, और जिसमें हमारे अधिकारीगण ने, हमारे प्रधान साथियों ने, हमारे क्षेत्र पंचायत ने और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पे अभी नियुक्त हैं और उनकी पूरी टीम ने, 5-6 नाम ऐसे हैं जो बहुत ही प्रभावी हैं, टीचर्स हैं, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए सबका लेना होगा, सबकी प्रशंसा पूरी टीम की। उन्होंने मुझे साथ दिया और रास्ता भी दिखाया, मार्गदर्शन को मेरे माना भी और मेरे संग चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से ही हम एक ऐसी पीढ़ी
प्रतिनिधि खड़ा कर सकते हैं पलना में, जो आगे जाके पलना के विकास का दायित्व ऐसा संभाले कि खाली प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, विश्व के पटल पे भी पलना का नाम हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया क्या? शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक से तो हम लोगों ने कुछ स्कूल की बाउंड्रीज बनाई। जो स्कूल बड़े बदहाल दिख रहे थे, जो सरकार की सोच तो है कि अच्छे हो जाएं, सरकार ड्रेस तो दे रही है बच्चों को, लेकिन वह ड्रेस बच्चे पहन के आ रहे हैं कि नहीं, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार ने एक स्टेप लिया कि हम डायरेक्ट पैसा अभिभावक के खाते में डालेंगे। इस पे भी हम लोगों ने विचार किया है कि उन्मुखीकरण का कार्यक्रम चलता है साल भर में 1 से 2 बार शिक्षा विभाग द्वारा, वह खाना पूर्ति के रूप में पुराने समय में होता था। लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा अभी की शिक्षा की टीम को, यहाँ की पलना की, और अपना सौभाग्य मानूंगा कि हम उसमें एक चरितार्थ करने वाली व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि वह ड्रेस नहीं आया या बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, तो हमारे शिक्षक, हमारे आंगनबाड़ी, हमारे शिक्षा मित्र निकल रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं और उनसे तगादा करने, बच्चों को भेजो, बच्चों को पढ़ा लो, क्यों नहीं भेज रहे हो। इस टाइप के कार्य जो थे ये पहले भी दायित्व में आते थे, लेकिन होते नहीं थे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। जनप्रतिनिधि को भी लगना होता है, अधिकारीगण को भी इससे ऊर्जा मिलती है कि नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि भी संग चल रहे हैं। उसी की कड़ी में हम लोगों ने विद्यालय की बाउंड्री और उसके सुंदरीकरण पे, उसके आने वाले व्यय के बारे में एक रिपोर्ट भी मांगी, जिससे कि एक नजर बनी रहे कि क्या शिक्षक सही से वहां हेडमास्टर खर्चा कर रहे हैं। खान पान की जो व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था जो सरकार हमें दे रही है मिड डे मील के रूप में, उस मिड डे मील के जो मेनू बने हुए हैं 6 दिन के, उसके अनुरूप बच्चे को खाना मिल रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि खाना मिलना कोई एहसान नहीं है। अगर बच्चे को अच्छा प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें मिलेगी तो निश्चित ही उसका विकास मानसिक, शारीरिक अच्छा होगा, उससे वो शिक्षा की ओर प्रेरित होगा, एक अच्छे वातावरण में रहेगा, एक अच्छी सोच आएगी, एक अच्छा ब्लड बनेगा। ये जो एक मूल आधार है, उस पर हम लोगों ने काम किया। बहुत जगह विद्यालयों में मैंने खुद जाके अचानक औचक खाना भी खाया। इससे एक चीजें बनी कि कहीं कुछ जो आंशिक कमियां थी वो लोग सतर्क हुए, खाना अच्छा बनाने लगे। हाँ, अब उसको डर नहीं कहूंगा, मेरा परिवार है, मेरे संग चल रहे, चाहे शिक्षक हो, चाहे जनपदवासी हो, जो भी हमारे क्षेत्रवासी हो, तो एक समन्वय बैठाना। आप जैसे एक कह लीजिए, आप घर में कोई मुखिया होता है और घर का लड़का या कोई कार्य करने वाला या माता या उससे जूनियर कोई आता है, तो उसको डर नहीं कहते, सम्मान कहते हैं। वो सम्मान हमको देने में वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी में जो शिक्षा पे बात हो रही है, चूंकि तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्राथमिकता से काम की, इसलिए हम उसको काफी विस्तार में आपको बता रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक चीजें ये आई कि आजकल हम लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं और बच्चा वहां बड़ा टिप टॉप होकर जाता है, अच्छी इंग्लिश बोलता ही करता है। हमारे विकास खंड में 2-4 विद्यालय तो ऐसे हैं जो प्रदेश लेवल पे जिनका नाम है। लहुआ कला का विद्यालय है, रसूलपुर का विद्यालय है, और 5-6 विद्यालय हमारे स्मार्ट टीचर्स जो हैं, जो एक्टिव भी है, ज्यादा लोगों से क्षमतावान भी है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और साल 2 साल में हमें टारगेट है कि हम कम से कम 20 विद्यालय अपने प्रदेश स्तर के बना ले। और प्रदेश स्तर से बनेगा कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर से खाली नहीं बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मूलभूत एक आधार हो सकता है। हमें वो वातावरण, शिक्षक की वो भावना, जो पढ़ाने के लिए वो आया, ड्यूटी करने के लिए नहीं आया, वो शिक्षा बांटने आया, उनके भविष्य के निर्माण के लिए आया। उस वातावरण के निर्माण के लिए हम सूक्ष्म मीटिंग कुछ दिन पे करते रहते हैं फोन के माध्यम से। उसी में हम लोगों ने देखा कि विद्यालयों में बड़े बड़े आजकल स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं, जिसको बड़ी सी टीवी आप कह सकते हैं। और बड़ी सी टीवी जिसके यहाँ लग रही है, उस स्कूल में जाने वाला बच्चा 2000, 5000, 8000 देता है। उसके घर में उसकी माँ के पास भी मोबाइल है, उसके पिता के पास मोबाइल है, और उसके पास भी एक मोबाइल दे दिया गया, उसको 2 घंटे 4 घंटे जैसा भी होता है दे देते हैं। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चे आते हैं, शायद उस घर में फोन भी नहीं है, और है तो बाप के पास छोटा सा फोन है, बहुत होगा तो एक फोन होगा, उससे वो कार्य करता होगा, अपने नैतिक सारी चीजों को करता होगा। तो बच्चों को मोबाइल देखने की जो कुंठा आती है कि वो देख रहे हैं मोबाइल, अच्छा नहीं है। लेकिन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो परिवेश हो गया, बच्चों को समय के संग भी आंशिक रूप में चलना होगा, वो अनुपात उसको नहीं मिल पाता था। और बच्चों के जो स्कूल ना आने की बात होती है, हम लोग भी बचपन में नहीं जाने का सोचते थे, चाहे स्कूल चाहे जैसा था, उनके संग भी होती है। हमें आपको उनको गाइड करना होता है कि यहाँ से आपके भविष्य का निर्माण होना है, आप चलो पढ़ो। इसीलिए उनको खेलना कूदना, खाना पीना, सारी व्यवस्था सरकार कर रही है, इसलिए कि उनका मन लगे। उस बड़ी सी टीवी जिसको स्मार्ट बोर्ड कहते हैं, उसको लगने के बाद से हम लोग बहुत प्रशंसा है, हमारे टीचर्स बता रहे हैं, और टीचर्स तो बहुत खुश हैं कि उन्हें इस स्तर पे वो मिला। मुझे भी बहुत आशीर्वाद, स्नेह दिया, जबकि मेरा दायित्व बनता है। उन्होंने
उस टीवी को चलाना शुरू किया, उस पे पहाड़े, उस पे पोयम, उस पे कार्टून चलने लगे। वो बच्चा जिसके घर में छोटा सा मोबाइल नहीं, अगर उसको 75 इंच और 65 इंच की टीवी स्कूल में मिलती है तो वो दौड़ा भागा आता है। लेकिन इसमें एक परेशानी आ रही थी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की कि भाई 7-7 दिन, 6-6 दिन, 8-8 दिन लाइट न रहने की समस्या, कभी कभी आंधी तूफान, गेहूं के सीजन में कट ऑफ की कहीं आग न लग जाए, इस टाइप की चीज में हमारे विद्यालय पे भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रहती थी कि हमारी वो पैनल चले। तो ये ना हो कि पैनल लग जाए और बच्चों को उसका लाभ ना मिले। इसके लिए हम लोगों ने एक संरचना बनाई, उसको सोलर पैनल विद बैकअप का पैकेज बनवा के उसको लगवाने का काम किया कि ताकि लाइट रहे ना रहे 12 महीने अच्छा खासा बैकअप है, जो स्कूल टाइम में आपका वो पैनल चलेगा। आपको टच बोर्ड पे कैसे लिखना, क्या करना है, शिक्षकों को भी हम लोगों ने सूच ट्रेनिंग दी है। जब जब आवश्यकता मिली तो बोले कि मुझे भी आप बुला लें विद्यालय, कुछ मुझे भी मालूम है। तो उस चीज को लेकर चलना है और जिससे स्कूल की स्थिति बढ़ रही है और हमारी जो एक भविष्य की नर्सरी तैयार हो रही है, एक अच्छी युवा पीढ़ी की, उसके लिए ये काम बहुत जरूरी था। और शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम हो रहे हैं खान पान को लेकर, और टीचरों से तकरार भी होती है, जहां उनके द्वारा काम नहीं होता है वो मुझसे भी आग्रह करते हैं, कुछ चीजें अपेक्षाएं होती हैं। और परिवार के लिए इसी तरह आपसे कह सकते हैं एक धन की सीमा होती है। जैसे आदमी घर में बड़ा हो जाता है, अगर मैं किसी प्रतिनिधि के रूप में हूं तो शादी कब होगी, किसकी क्या होगी, किसके इलाज क्या होगा, समन्वय बैठाना ही प्रतिनिधि का काम होता है। एक जस्ट उसी रूप में हम लेके चलते हैं, इसलिए सबसे स्नेह मिलता रहता है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम और भी काम आगे करने के सोच रहे हैं। शिक्षा के बाद जो सरकार का मुख्य दायित्व होता है, जैसे सड़क मार्ग है, रास्ता है, हर गांव तक आने जाने का साधन है, तो मैंने देखा कि कई जगह पे रोड पे, जैसे लालगंज पलना रोड, लहुआ लालगंज रोड, ये रोड पे कुछ काम हुआ है। कुछ जगह जो है आपके मेहनाजपुर से पलना रोड पे कुछ जगह तमाम खड्डे दिखाई दे रहे हैं। कई गांवों में जो पुराने पेवर ब्लॉक लगाकर या ईंट लगा करके जो रोड बने हुए थे, वो रोड जो है उखड़ गए हैं। आज उन पर कोई चलने के लिए तैयार नहीं है, तमाम गिट्टी कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं इस तरह से। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में सरकार सड़कों का क्या करने जा रही है? जी, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के कार्य के बारे में आप बात कर रहे हैं और मैं उसी सरकार का एक छोटा सा प्रतिनिधि हूं ब्लॉक प्रमुख के रूप में, लेकिन मैं मुखर भी हूं। निश्चित ही सरकार की सोच, माननीय मोदी जी की और योगी जी की सोच, हमारी सोच कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की जो पूर्व काल में भ्रष्टाचार से भर्ती हुए हैं, जिनकी काम करने की नीयत नहीं है, जो अलग विचारधारा रखते हैं, वो उसमें विलंब करते हैं, वह उसमें क्वालिटी में वो चोरी करवाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। अब एक मिनट, कहीं इन कर्मचारियों की इस सरकार को बदनाम करने की मंशा के तहत तो ये नहीं किया जा रहा है? आंशिक रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि सामूहिक रूप से कहना, कुछ अधिकारी हमारे इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मैं अभी आपका उदाहरण देता हूं, मेरे यहाँ 20 दिन से हमारे जनपद आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय आए हैं, और आज की डेट में आपको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप फेसबुक देखें, फेसबुक से उनकी जो कार्य करने की शैली है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है, लेकिन काम करने की तो मैंने उनका व्यक्तिगत परिचय भी देखा, नेट पे दिखता है। 2 बार माउंटेन चढ़ चुके हैं नरेंद्र कुमार जी, और मैं बहुत शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। आप चूंकि मीडिया जगत से हैं तो आपको भी ऐसी चीजें मिलती होंगी। जो जन सुनवाई, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी जिनके पीछे हम लोग पड़े रहते थे, इधर उधर घुमाते थे, आज जिला अधिकारी एक तेज तर्रार आने से 24 से 48 घंटे में उसका निस्तांतरण किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। यही सब कार्य जब अच्छे अच्छे अधिकारी चुन के आने लगेंगे, और पूर्व काल में जो गलत लोग, जो गलत सरकारें चली, जिन्होंने पैसा लेके लोगों की भर्तियां कराई, ये कराई, जिनकी क्षमता ही नहीं है वो काम क्या करेंगे, उनको धीरे धीरे छाट के हटाया जा रहा है। एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ा स्वरूप है, कई कार्य होते हैं। और रोडों की जो बात है, क्वालिटी की बात है, वो पूर्व काल में रोडें जो खराब बनी है, अच्छी बनी। अब हम सकारात्मक रूप से चाहते हैं कि हर जगह रास्ता पक्का हो। अभी जैसे प्राथमिकता हमारी क्या है कि रास्ता हमें बाद में होना चाहिए, पहले हमें आवास होना चाहिए। हम आवास पे, जो माननीय मोदी जी का संकल्प था कि हम इस वर्ष तक पूरा पक्का मकान कर लेंगे, और कहीं कहीं अधिकारियों से और हमारे क्षेत्रफल और संख्या में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो इतनी परिपूर्ण है कि आज की डेट में उसको ऑनलाइन सर्वे दे दिया गया। कि बाद में ये भ्रष्टाचार होता था कि इन्होंने अपने मन से दे दिया या उन्होंने पैसा लेके दे दिया, उसके लिए मोदी जी ने तुरंत उपाय निकाला, क्योंकि सरकार यहां कमाने वाली नहीं है, सरकार यहां जन सेवा करने वाली है। इसलिए तुरंत समस्या के निवारण के लिए अगला स्टेप लिया जाता है अच्छे अधिकारियों से बैठ के। अब वो ऑनलाइन सर्वे हो गया, 10 से 15 मिनट उस अधिकारी को लग रहा है। फिर एक चेकर की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई कि वो गलत करके आया है, कोई छूट गया तो वो चेकर जाए और उसको कर दे। जिस दिन वो क्लिक कर देता है, आपका आवास उसी दिन आवंटित होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। पहले ब्लॉक पे जाता था, लोग सोच लगाते थे, भ्रष्टाचारी प्रमुख हो, भ्रष्टाचारी प्रधान हो, भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, वो उसमें पैसे की मांग करते थे, तब उनके आवास की सूची को
आगे बढ़ाते थे, नहीं तो पात्र आदमी को भी अपात्र कर दिया जाता था। ये चीजें हुई। अब इसमें जो आपने रास्ते का पूछा, मैं मकान का इसलिए बताने लगा कि एक हर आदमी की व्यवस्था होती है, रोटी कपड़ा मकान, फिर रास्ता और सारी चीजें आती है। ये एक पुरानी कहावत है, आप जानते हैं। उसमें रास्ते को लेके भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसको हम लोग कहीं नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपने विषय कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि आप भी बहुत सदैव पत्रकार हैं, इसलिए आपने मुझे इस सरकार में हाईवेज की बात नहीं की, क्योंकि हाईवेज की बात पे आगे चल रहे हैं हम लोग और विश्व स्तर पे आगे चल रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जब किसी देश का आगे बढ़ जाता है तो उसकी इकोनॉमी हो या हर प्रकार की तरक्की खुल जाती है और होती है। और उस मंत्री पे भी कोई बात नहीं करता जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं जल्दी, विरोधीगण, क्योंकि उसके लिए कोई बात नहीं बचती है। क्योंकि हर सरकार के हर नेता को जो प्रतिनिधि है वो कहता है कि रोड का नाम लेके आओ, मेरे पास पैसा सरकार के पास बहुत है। उनका नाम है माननीय नितिन गडकरी जी। उनका आभार है कि उनके नेतृत्व में वो हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में है। हम छाती ठोक के कहते हैं कि रोड का काम जो भारत सरकार के पूरे कार्यकाल में आजादी के बाद हुआ है वो भाजपा के इस शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ है। इस पे हमसे कोई बहस करने के लिए दूसरी पार्टी का आदमी खड़ा नहीं होता। ये तो दिखाई दे रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई दे रहा है कि नितिन जी का काम राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई दे रहा है। पर ग्रामीण स्तर में आज आपके ब्लॉक के ठीक बगल में जो पलहना धाम को जो रोड जाता है, उस रोड को मैं कितने सालों से देख रहा हूं, वो रोड आज तक कंप्लीट तरह से रिपेयर नहीं हो सका है। पलहना के पोखरे की जो हालत दयनीय है, आज भी उसमें इतने मतलब कि मलबे के रूप में वो तब्दील हो चुका है। पिछले जो यहाँ के सीईओ थे, मैंने उनसे भी बात किया था, आपसे भी बात किया था, इसके बाद कुछ सुधार तो हुआ था। पर मैं इस समय देख रहा हूँ कि उस रोड की और उस पोखरे की हालत फिर जस की तस हो गई है। तो ये जो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए, अधिकारियों पे पहले नहीं जाऊंगा, पूर्ण जानकारी पे पहले जाऊंगा। आपका आभार कि आप हमें सचेत करते हैं और कड़े शब्दों में बताते हैं, और आप भी एक मजबूत स्तंभ होता है मीडिया। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं ऐसे लोगों का जो चीजों को धरातल पे देख के करते हैं, खाली किसी की वाह या किसी की जय जय या किसी का नकारात्मकता नहीं करके जेन्युइन चीज बताते। रास्ते पे पहले हम आते हैं पलना धाम पे। पलना धाम के रास्ते के लिए मैं भी लगा था, सब कुछ किया था, और हम लोग के निधि के पास भी धन होता, लेकिन वो राजस्व का मैटर है, वो विवाद में है जमीन जो रास्ता जा रहा है। अच्छा, तो प्राथमिकता ये। दूसरा, किसी जाति बिरादरी का नाम नहीं लूंगा, वहां बहुत से लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब जनप्रतिनिधि जब जाता है और 20 घर 30 घर उजड़ने लगेंगे और जनहित में बहुत बड़ा काम होने लगेगा तो विरोधाभास जागेगा। उसी में धीरे धीरे उनसे समन्वय बैठाया जा रहा है। और जो पोखरी की स्थिति माननीय आपने देखी होगी जाके वहां पत्रकार महोदय, तो पोखरी की स्थिति में प्रॉब्लम यह है कि एक तो जागरूकता की कमी। सफाई जब आपने हम लोगों को ज्ञात कराया, उससे पहले भी हम लोगों ने की थी। जब आप आए तो संजोग से वो समय था जब वो सफाई हुई थी, तो आपने प्रशंसा भी की। लेकिन अभी क्या है कि पलहना धाम एक बहुत प्रसिद्ध धाम है, और लगन के समय में आपको ज्ञात होगा कि वहां पे कम से कम लाखों शादियां होती हैं। जब लाखों का रोटेशन होता है और वह पब्लिक जागरूक नहीं होती है, अगर मोदी जी करना चाह रहे हैं स्वच्छता के लिए, धीरे धीरे चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन वहां जो मेरी माताएं बहनें महिलाएं आती, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह कोई चीज ला रही है, अगरबत्ती ये वो करके उसके पैकेट सामान को ऐसे उधर इधर ना फेंके, अपने उसमें रख लें पैकेट में या कर लें। ये जनता की रिक्वेस्ट है। इसीलिए इस समय आपको गंदगी दिखती होगी, क्योंकि लगन का बहुत बड़ा वृहद पीरियड चल रहा है, और हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं, तो निश्चित ही हमारे अधिकारी को भी न्योता में जाना है, अपनी ड्यूटी करके ही जाना है, मैं मान रहा हूं। लेकिन व्यवहारिकता में क्या है, मैं मुखर इसलिए बोल रहा हूं, सबके यहाँ शादी ब्याह है, और वही सफाई कर्मी किसी न किसी गांव में किसी न किसी के द्वार पे, अगर द्वार पे कोई शादी ब्याह न्योता है तो हम पूरी टीम बना के भेजते हैं। तो अभी प्राथमिकता किधर हो गई? गांव में उसके द्वार, उसके क्षेत्र की जहां बारात रुकेगी उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी कमी पलना धाम पे सफाई पे इस समय हो, लेकिन आपने ज्ञात कराया है। आज एक लगन बहुत तगड़ी है 23 तारीख की, जिसमें बहुत लंबा चलना होगा हम लोगों को भी। उसके बाद कल परसों अगर नहीं होगी तो मैं खुद भी टीम लेके कोशिश करूंगा, खुद उपलब्ध होकर एक बार फिर माँ की सेवा के लिए और स्वच्छता के लिए वहां जाऊं। धन्यवाद। एक बात और कि पलहना धाम पूरी तरह से फेरी वालों के अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। माँ का जो बोर्ड है पालमेश्वरी धाम, वो जो है आपको दिखाई नहीं देता है। कल मैंने वहां पर देखा कि कुछ धंधे वाले जो दुकान वाले हैं वहां पर उनका आपसी विवाद था और पुलिस आकर के समझौता करवा रही थी। तो ये इतना अतिक्रमण हो चुका है कि पब्लिक को, आम श्रद्धालुओं को आने जाने का पूरा जगह जो है बचा ही नहीं है, और हर आदमी चाहता है कि 2 फुट आगे करके हम धंधा लगाएं, ये करें। तो इस पे जो है पुलिस की, आप सबकी क्या भूमिका है, इसको किस तरह से कंट्रोल करें? देखिए, जनप्रतिनिधि के नाते कानून व्यवस्था बनाना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन हाँ, सकारात्मक भाव से लोगों को समझा सकते हैं। उनके ही भविष्य के लिए अगर रोटेशन
जाना आना ज्यादा होगा। लोग अगर वहां के जाम के चक्कर में मां पलना के धाम नहीं आना चाहेंगे तो उन्हीं का नुकसान होगा। इस बात को हम उनको ज्ञात कराते हैं कि अच्छा वातावरण, चाहे ऊपर बैठे ब्राह्मण से लेके बाहर पार्किंग तक की अगर व्यवस्था सुचारू रहेगी तो निश्चित है कि जनसमूह ज्यादा आएगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, मां का आशीर्वाद लेने का ज्यादा लोग को मौका मिलेगा। ये सारी जागरूकताओं के लिए हम लोग एक आपसी सौहार्द का माहौल बनाते हैं। इसको कोई कार्यक्रम नहीं कहते। मैं जाता हूं तो सभी फूल वालों से, ठेलों वालों से प्रणाम करते हुए, मिलते हुए जाता हूं, हाल चाल लेते जाता हूं कि एक वातावरण ये बने कि मैं कुछ आपको बता रहा हूं तो आप उसको विश्वास करें, किसी जाति बिरादरी में ना भटके। ये हमारे विकास के लिए, पलना माई हम लोगों की जगत जननी माँ है जिनके आशीर्वाद से सब हम रह रहे हैं, अगर उनके रास्ते में अड़चन करेंगे तो निश्चित ही कि यह गलत होगा। तो इसलिए हम लोग एक वातावरण बनाते हैं। पुलिस की जो बात आप कह रहे हैं, पुलिस की बात जो है, पुलिस कहीं विवाद होगा तो एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उनकी दायित्व तो बनता है, वो जाते हैं। और जो आपने कहा कि 1 फीट 2 फीट बढ़ के, मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने गांव में, अपने घर में जाइए, पूरी बाउंड्री बाहर तक बन रही है और ढलान बाहर रोड पे बन रही है। तो इस मानसिक विकार का जो हम शिकार हो चुके हैं उससे बचना होगा। उस ढलान से उसी के बच्चे का एक्सीडेंट भविष्य में होता है, लेकिन आदमी की आदत बन गई कि अपना कब्जा करने की प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति में सरकार दायित्व नहीं। उस प्रवृत्ति को खुद से अंदर से अपने आप को पहचानना होगा। मेरा देश है, मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरा रास्ता है। बहुत सी अच्छी अच्छी कोठियां बनी हुई है, कई गांव है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन गाड़ी मोड़ पे मुड़ नहीं पाती। ऐसी स्थिति थी नहीं ना कभी। ऐसी आपने बचपन में देखा होगा, बहुत बड़ा द्वार होता था, खुला होता था चीजें। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि हमारी मानसिक सोच किधर जा रही है। लोगों की सुख, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने घमंड के लिए, अपनी लड़ाई के लिए अगर हम दूसरे को बाधित कर रहे हैं तो वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इस वातावरण के प्रति, जो स्वस्थ वातावरण रहे मार्केट में और क्षेत्र में, समाज में, उसके लिए हमें भी सोचना होगा। ये सरकार का दायित्व नहीं। हाँ, अब 2 आदमी जब गलत बढ़ेंगे, कहीं वो बोलेगा ज्यादा बढ़े, आधा बढ़े, तो 112 डायल होगा, तीसरा कोई पंचायत करेगा। दलाली प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी नागरिकों से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं ठंडे दिमाग से सोच के अपनी समस्या को समस्या बनने से पहले ही रोक ले, और समस्या हो जाए तो उसको शांति से समझे। बहुत अच्छा। दूसरा मुद्दा एक ये है कि मैं 2 साल से देख रहा हूं, जो नल जल योजना, घर घर नल जल योजना है, उसकी कुछ जगह पाइप लगी है, कुछ नहीं लगी है, कुछ नल लगे हैं, कुछ उखड़ के टूट गए हैं। ये योजना कब तक पूरी होने की उम्मीद है, इसका कोई आइडिया है आपको? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे ऊपर भी ऐसे प्रश्न हमेशा दागे जाते हैं और दागने भी चाहिए। उस समय में विपक्ष की प्रशंसा करूंगा। जो काम अच्छा हो रहा है उसकी आप प्रशंसा ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन जो काम बुरा हो रहा है, हम सरकार में, हम व्यवस्था में, आप जरूर हमसे कंप्लेन करें। मैं ऐसे विपक्ष का बहुत आदर करता हूं और यहां बात को आपके स्वीकार भी करूंगा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, उसी बीच में कोरोना आ जाता है, उसी बीच में सारी चीजें आती हैं, लेकिन ना कोई रोड बनना बंद होती है, ना टंकी बनना बंद होती है। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि टंकी, सोलर, समय जरूर लग रहा है, लेकिन उसकी एक पद्धति है। और बड़े काम को करने के लिए, अच्छी क्वालिटी को करने के लिए बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल आती हैं, वो लगाती हैं, उनकी संरचना है। मैं उनकी साइड भी नहीं ले रहा हूं। हमें दुविधाएं भी हो रही हैं। एक चुनाव में हम रोड पे टूटे चले और आज तक रोड टूटे हुए हैं, जिसके विषय में अब मैं बताना चाहूंगा, मैंने प्रयासरत हुआ। अपने प्रभारी मंत्री माननीय अनिल राजभर जी जो अब हुए हैं, पहले माननीय सूर्य प्रताप शाही जी थे, उनसे भी कहा था, उन्होंने भी बात की थी और माननीय अनिल राजभर जी ने बात की थी। लेकिन प्रश्न जो जनता का, बात करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं तार्किक बताना चाहता हूं जो मैं समझ पाया कि उस टंकी को बनाना, सोलर को बनाना, मोटर लगाना, यह आपके जीवन की एक लंबी व्यवस्था, जो जल ही जीवन है कि उसकी व्यवस्था है। इसलिए थोड़ा समय इसलिए लग रहा है कि उस सारी चीज को चालू करना, चालू करने के बाद आपके घर तक पानी जाने के बाद जब कहीं लीकेज, डैमेज नहीं होगा, तब उस रोड को बनाने का प्रारूप है, इसलिए समय लग रहा है। और ये हमको उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने में मेरे विकासखंड में सारा जगह चालू हो गया। दूसरा एक राष्ट्रीय मुद्दा जो आज आतंकवाद का है, और हमारे देश की सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस चीज का, आतंकवाद का जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसको किस तरह नजरिए से आप देखते हैं और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? देखिए, युद्ध किसी भी स्तर तक टाला जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं होती हैं कि युद्ध होना चाहिए, मार दो, पीट दो। एक छोटा सा झगड़ा होता है किसी गांव में, तो कहीं कुल्हाड़ी लग गई किसी के सर पे या गोली चल गई किसी के सर पे, तो उस समय तो लोग कहते रहते हैं तुम्हें कैसे बोल दिया ये, वो 4 लोग चढ़ाने वाले होते हैं, 4 लोग समझाने वाले होते हैं, लेकिन उस परिवार का जीवन जाता है जिसके घर मृत्यु हुई और जो केस लड़ रहा होता है 10 साल। तो ये छोटे में मैं बताना चाहता हूं। हाँ,
हमारी अस्मिता और सम्मान के संग हमारे नागरिकों की जान के संग खिलवाड़ होगा तो हम निश्चित ही हर चीज को किनारे करके, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, छोटा या बड़ा कोई देश हो, प्रथम हम अपने नागरिक की सुरक्षा करने के लिए हमारी सेना तत्पर भी है और काबिल भी है। उसी के पराक्रम में ऑपरेशन सिंदूर चला के 100 किलोमीटर अंदर तक, ये भी नहीं कि बॉर्डर पे 100 किलोमीटर अंदर तक हमने सारे जितने भी वहां पे आतंकी कैंप थे जिनको वो बढ़ावा देते थे उनको निस्ते नाबूद करके एक बहुत बड़ी चेतावनी का आधार रख दिया है कि अब वो भारत देश मोदी के नेतृत्व में चलने वाला भारत है। यह सोचेगा नहीं अगर नागरिक को तुम छू के दिखाओगे तो हम तुम्हारा सर उखाड़ के दिखा देंगे। ये मोदी जी ने करके दिखाया। और युद्ध की जो बात है तो एक शिक्षित समाज से जब आप पूछेंगे, भावनाएं तो अपनी जगह सर्वोपरि हैं, भावनाओं पे ही देश चलता है, समाज चलता है, उम्मीद पे चलता है, लेकिन शिक्षित समाज पे अगर आपको पता करना होगा, अगर कभी आप पढ़ेंगे पत्रकार महोदय, तो 10,000 करोड़ ये गोली हम ना चलाएं और हम रेडी रहें अगर लड़ने के लिए, तो 10,000 करोड़ का प्रतिदिन का खर्चा है और उसमें हम काबिल भी हैं, कामिल भी हैं, लेकिन हम अपना बर्बाद करके उसको अगर ना बर्बाद कर पाए तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो उनको चारों तरफ से जो तोड़ने का काम है, वैश्विक रूप से उनको खोलने का काम है, जो उनका चरित्र व्यक्तित्व है वो आज की डेट में पूर्ण रूप से भिखमंगे हो चुके हैं। पाकिस्तान की जनता की बात करूंगा, सरकार की बात करूंगा, उनकी सेना निस्ते नाबूद हो चुकी है पूरी तरह। और पूर्व काल में कभी सेना नायक वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है, कभी प्रेसिडेंट जेल में जब बंद हो जाता है। तो ऐसे आदमी से लड़ने में मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा। अगर मैं अपनी छत पे खड़ा हूं और मुझे नीचे कुत्ता भौंक रहा है, बहुत देर से भौंक रहा है, मेरे संग के लोग कह रहे हैं क्योंकि भावुक है, मेरे सम्मान में करे, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि मैं तुरंत कुत्ते के ऊपर जाके नीचे जाके उसको आके मारूं। कुत्ते की व्यवस्था एक डंडा एक पत्थर से भी करूंगा तो उसकी औकात उतनी है। तो पाकिस्तान की औकात उतनी है, इसीलिए अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जिस दिन सेना को आदेश हो जाएगा युद्ध आरंभ करने का, निश्चित ही वो बहुत भयावह होगा। बहुत सी जनता, बहुत से सेना कि जवान भी उसमें शहीद होते हैं। चीजों को समझ के चलना होता है, भावनाओं में नहीं चलना होता है, जिसके की सोच में और डिसीजन लेने में मोदी जी से अच्छा कोई नहीं। हमें पूरा भरोसा है, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी ऐसी नहीं हुई जिसके कारण लगे कि वो हमसे लड़ रहे थे, लगा कि हमने अटैक किया। जब वो चोरी से अटैक किए तो हमने खुल के अटैक करके दिखा दिया कि हमारी छात्र की सेना की क्षमता क्या है। हमारी पब्लिक जनता जो है, जो रोड पे निकल रही तिरंगा यात्रा, जब आप देख रहे होंगे चट्टी चट्टी रोड पे, यादव भाई हो, राजभर भाई हो, ठाकुर हो, बावन हो, पासी हो, कोई भी हो, तिरंगा यात्रा सुनते ही ललक के अपना काम छोड़ के अपनी बाइक लेके आ रहा है। कल भी मैं था, 2 दिन पहले भी था, किसी को मेरे द्वारा एक सिंगल फोन नहीं किया। एक फेसबुक पे पोस्ट डाली गई और 10 लोगों ने उसको भी शेयर किया। और लोग अपने आप भी चौराहे चट्टी पे समोसा खा रहे थे तो आए, कहे कि भंडिया झंडा मुझे दो, मेरी सेना ने इतना शानदार काम किया, मेरी फोटो खींचो, मेरा नंबर लो, मुझे फोटो भेजना। ऐसे ऐसे जो हम लोगों को रिप्लाई मिल रहे थे, वो लग रहा है कि माननीय मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ऐसे ही नहीं बने हैं। वो अपने डिसीजन, अपने देश को सुरक्षित रखने, अपने देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखने के कारण जो विश्वास जनता को उनके प्रति है, लोकप्रियता उनके प्रति है, पूरा विश्व उसे मान रहा। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो है इजराइल और रशिया की राह पे चल पड़ा है? मोदी जी के नेतृत्व में इजराइल और रशिया की राह पे तो नहीं चल पड़ा है, लेकिन इजराइल और रशिया क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको मालूम चलना चाहिए उनकी भौगोलिक संरचना से। हमारी भौगोलिक संरचना है, जब हम लोग अमेरिका से, जापान से, इनसे उनसे करते हैं, एक बहुत बड़ी धरातल पे जो लंबी बाउंड्री है हमारे 2 चिर प्रतिद्वंदी देश चीन और पाकिस्तान से, उस परिस्थिति में बहुत बड़ा व्यय और बहुत बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था धरातल पे, कई जगह पानी है, कई जगह पे रेगिस्तान है जहां 40 डिग्री, कहीं -40 डिग्री तक हमारे जवान बैठे हैं। ऐसे सारे क्लाइमेटों को और इतनी बड़ी धरातल की बाउंड्री को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए होती है, जिसमें हम आज की डेट में परिपूर्ण हैं। पूर्व काल में कई प्रकार के घोटाले हुए, कई चीजें हुई। इस काल में जब हम अच्छी अपने उपकरण खरीद रहे थे तो भी उसमें विपक्ष, वैसे विपक्ष को मैं थूकता हूं उनके ऊपर कि जब सेना की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो कुछ तो आके कह तो देते हैं टीवी पे कि हम भारत सरकार के साथ हैं, लेकिन उनका खाली मुखर
वाक्य ही भारत के सरकार के साथ रहता है, अंदर वो बगल के देश के सरकारों के साथ रहते हैं। उनकी कोई अच्छी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा केंद्रित है उनके परिवार और घर पे, जिसका पूर्व काल में देखा जा सकता है। वाड्रा काल हो, चाहे फिर वाड्रा को जमीन का आवंटन हो, प्रियंका गांधी के पति का हो, इनका हो, उनका हो करके, चाहे प्रदेश में हो सरकारों में, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी मोदी जी जो कर रहे हैं धीरे धीरे इनकी जड़ें निस्ते नाबूद बंद हो रही है। और नक्सलवाद पे 2026 तक जो माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि जब नक्सलवाद खत्म करेंगे तो हम बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में जो व्यय होते थे उसमें परमानेंट विकल्प निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकारें दूसरी बनती थी जिस आधार पर नक्सलवाद को बढ़ावा देके, पोलिंग को कब्जा करके, उन सबको, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जब हमारे शरीर में अगर हमें कोई हार्ट की बीमारी और उंगली पे चोट लगी है तो हार्ट की बीमारी को ठीक कराना प्राथमिकता है। तो जो ये आतंकवाद नक्सलवाद है, आज सरकार हमारी उस पर काम कर रही है, शिक्षा पे काम कर रही है। हो सकता है कि अगला प्रश्न रोजगार पे आ जाए। मैं पहले बता देता हूं कि रोजगार पे पहले जो दायित्व बना हुआ था कि खाली नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, अच्छी बात है नौकरी मिलना, नौकरी मिलने से होगा क्या? अच्छा, एक बार, रोजगार को कई लाख बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो घुसपैठिए हैं, हाँ। जो 40-40, 50-50, यहां तक कि 70 साल से जो कब्जा करके अवैध रूप से रह रहे हैं, अगर उन्हें एक तरह से सरकार अगर निकाल दे और हमारा देश इनसे अगर मुक्त हो जाए तो रोजगार, ये 5-6 करोड़ जो है रोजगार तो हमारे लोगों को ही मिल जाएगा। इन घुसपैठियों के बारे में आप क्या कहें? इन घुसपैठियों के बारे में एक तो सीधा सीधा पूर्व सरकारों का यह फेलियर रहा कि इतनी बड़ी घुसपैठ हमारे देश में हो गई, ये सबको मानना पड़ेगा। मोदी जी लेने नहीं गए थे 2014 से, नहीं 2000, इनके पास कह लीजिए तो 1950-60 के बाद से ये इतना ज्यादा म्यूचुअल रहे, लोगों से मिलते रहे और लोगों को आने दिया। कैसे आप सरकार चला रहे थे कि देश की सुरक्षा नहीं हो पाई? देश के गरीब के जो हिस्सा है, देश के जवान की जो नौकरी है, देश के जवान का जो रोजगार है, वो मेरा बांग्लादेशी कोई ले जाए जो मेरा चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन है। तो ये हमारी सरकारों का फेलियर रहा। उस पर काम, जब इतनी बड़ी संख्या को, जब आप भी कबूल रहे हैं इस बात को कि कई करोड़ लोग हमारे देश में घुस के रह रहे हैं, जिनका दायित्व, जिनको खिलाने का, पिलाने का, रोजगार देने का हमारा नहीं बनता है, फिर भी हम उनको खिला पिला रहे हैं, तो निश्चित ही पुरानी सरकारों का फेलियर है। और उस पर भी काम बहुत अच्छा हो रहा है। जो ये हमारे यहाँ 2 CAA और ये सब लागू हो रहा है कि जिसके द्वारा कि चिन्हित होगा कौन हमारा है, कौन दूसरे देश का, वो अपने आ जाए। हम अपने देश के आदमी का चिकित्सा भी कराएंगे, शिक्षा भी कराएंगे, विकास भी कराएंगे, रोजगार भी देंगे। हम अपने नागरिकों के लिए पहले दायित्व रखेंगे, बाकी हम किसी के लिए पहले दायित्व नहीं रखेंगे। मोदी जी और शाह जी ने क्लियर कर दिया। धन्यवाद। तो देखिए, ये है अनुराग सिंह सोनू। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस आदमी से बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। भाई, मैं अपने दिल की बात कर लेता हूं और ये भी खुल करके अपने दिल की बात बोल लेते हैं। जो किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, वो किशोर रजबंसी के सामने खुल के बोलते हैं कि भैया मेरी ये तकलीफ है और मैं ये चाहता हूं। तो ऐसे नेता का मेरे समझ से काफी उज्जवल भविष्य है। और अनुराग जी को योगी जी भी बहुत पसंद करते हैं और उनके जिले से लेकर के सारे नेता जो भी इनसे एक बार मिल लेता है, इतने मिलनसार और इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि कोई भी आदमी इनसे एक बार मिलने के बाद जो है दोबारा बार बार मिलना चाहता है। तो आपकी भी क्या राय है अनुराग जी से? हमारी जो बात हुई है वो किस मुद्दे पर हुई है, किस तरह से हुई है और उसका रिजल्ट कैसा निकलना चाहिए? आपकी समझ में अगर कुछ आता है तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करके बताइए कि हाँ, कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक इन्होंने कुछ गलत बोला है या कुछ झूठ बोला है, उसका भी कमेंट करिएगा। और अगली किसी एक और खबर के साथ, किसी एक और शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।